सिविल संस्कारी, माय सेल्फ दीपक सिंह। जैसे कि हमने अभी पिछले लेक्चर में जो पढ़ा, हमने पढ़ा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेसेस, उसके लिए हमने क्वेश्चन भी किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैटिक्स में, वो आता है हमारा बायोएंसी एंड फ्लोटेशन। तो ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है। इसमें से जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो ईएसी में ज्यादा आते हैं, गेट में हालांकि इसका इंपॉर्टेंस इक्वल होता है, लेकिन देखा जाए इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो ज्यादा ओवरलैप करता है इसके कॉन्सेप्ट्स के साथ में, इसीलिए इसका रिलेवेंस एज कम्पेयर टू गेट ईएसी में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि गेट में बिल्कुल नहीं आता है, गेट में भी आता है, लेकिन रिलेवेंस जो है एज फार एज इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का देना है वो ईएसी से काफी ज्यादा मैच कर जाता है। अब बात करते हैं बायोएंसी की। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बायोएंसी। देखिए, अगर आपने कभी हॉलीवुड मूवीज देखी हो, उसमें एक वर्ड देखा हो आपने, BUOY। बॉय का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी सी बीचेस पर देखा हो, सी बीचेस पर कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली अगर कोई डूब रहा हो तो उसके पास फेंक दिए जाते हैं, वो उन्हें पकड़ लेता है, तो वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे कैन नॉट ड्राउन इनटू द वाटर, तो उन्हें बोलते हैं बॉयज। तो बेसिकली बायोएंसी, सो इट इज अ कैपेसिटी टू फ्लोट ऑन वाटर, इट इज अ कैपेसिटी टू फ्लोट ऑन वाटर। सो बेसिकली है क्या बायोएंसी का मतलब? When a body is submerged or immersed fully or partially in a static fluid, a net hydrostatic force acts on the body in vertically upward direction, which is termed as upthrust, which is known as buoyant force। मतलब क्या है इसका? अगर आप किसी बॉडी को एक फ्लूइड के अंदर, जो कि फ्लूइड आपका स्टैटिक कंडीशन में है, आप उस बॉडी को पानी के अंदर डुबा देते हैं कंप्लीटली या पार्शियली, तो इससे होता क्या है? उससे क्या होता है, एक नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपके बॉडी नीचे डूब गई है, ठीक है। अब क्या होगा, एक नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि इस बॉडी को अपथ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? अपथ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। इस अपथ्रस्ट का नाम क्या है? फोर्स ऑफ बायोएंसी या बायोएंट फोर्स, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय F सफिक्स B के साथ में। नेक्स्ट बात करें कि जो आपका बायोएंट फोर्स होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड बॉडी। कि जो आपका बायोएंट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा उस फ्लूइड के जो कि आपकी सॉलिड बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। कैसे? अगर मान लीजिए आपने कहानी सुनी होगी बचपन में ही कौवे वाली, कि कौवे को प्यास लगी, वो घड़े के पास गया, घड़े में पानी कम था तो उसे पत्थर डालता गया, तो वो होता गया, वो जैसे पत्थर डालता गया ना, तो उतना ही जितना वॉल्यूम पत्थर का था उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर आता चला गया। सेम यहाँ पर भी होता है, जितना आपका बॉडी का वॉल्यूम होता है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है। दैट मीन्स जो आपका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इनटू दैट यूनिट वेट आपको वेट मिल जाएगा। तो वेट जो होगा फ्लूइड का जो कि डिस्प्लेस हुआ है, इट विल बी इक्वल टू बायोएंट फोर्स। अच्छा, जो आपका FB है, इट एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। जितना आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि जितना आपका पोर्शन ऑफ बॉडी विद इन द फ्लूइड है, उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके थ्रू पास होता है आपका बायोएंट फोर्स, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोएंसी। सो सेंटर ऑफ बायोएंसी इज अ पॉइंट थ्रू व्हिच बायोएंट फोर्स एक्ट्स। ये पर्टिकुलर जो चीज हमारी है इसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि आर्किमिडीज ने हमें दिया था। अब हम बात करते हैं इसका कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, तो हम स्टडी करते हैं इसका एनालिसिस के बारे में। तो ये मान लेते हैं कि हमारा एक फ्री सरफेस है, अब फ्री सरफेस में कोई बॉडी जूम कर लेते हैं, ये दिस इज अ body. So this is the free surface. This is one point and this is second point. This particular height is h1 and this is h2. This is h2. और जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी की हाइट इज कैपिटल H. हाइट इज कैपिटल H. हमें मालूम है कि एज पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एज पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो प्रेशर आपका वन लेवल पे मिलेगा वो क्या मिलेगा? रो जी इंटू H1। तो ये तो है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे आप F1 बोलेंगे, जिसे आप
F1 बोलेंगे। वो क्या होगा? अच्छा, इस बॉडी का जो एरिया है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, दिस इज A। तो ये क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो रो G H1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अच्छा, प्रेशर जो होता है बेसिकली प्रेशर एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। बेसिकली आप दिस एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज P1। अब हम बात करें कि बस सिमिलरली जो आपका P2 होगा, P2 होगा रो G H2, रो G H2, जो कि एक्ट करेगा यहां पर रो G H2। आपको एक बात मालूम है कि एज यू मूव डाउनवर्ड इनटू द लिक्विड द वैल्यू ऑफ प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग। प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा ना, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? अपवर्ड होगा ना, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और नॉर्मल डायरेक्शन यही होगी ना। सो दिस इज रो G H2। तो जो आपका फोर्स होगा यहाँ सेकेंड लेवल पर कितना होगा? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स रो G H2 इंटू A, रो G H2 इंटू A। इससे हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें मालूम है कि F2 इज मोर देन F1, F2 इज मोर देन F1। और यहां से हमें एक चीज और मालूम है कि जो आपका F1 का डायरेक्शन है इट इज डाउनवर्ड्स एंड F2 का डायरेक्शन इज अपवर्ड्स। सो नेट फोर्स जो आएगा आपका, नेट फोर्स ऑन बॉडी, नेट फोर्स ऑन बॉडी अगर बात करें, अगर हम इसे बोलते हैं F नेट यानी कि नेट फोर्स, वो क्या आएगा? F2 माइनस F1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2? रो G H2 इंटू A माइनस रो G H1 इंटू A। आवाज ना करने से चुप बात नहीं आता। पानी से पीते हैं। और पता है आवाज कितनी आती है रात को, भी करनी है आवाज। तो यहां से हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा जो कि मिलेगा हमें रो G एरिया H2 माइनस H1। एंड देखिए H2 माइनस H1 क्या है? अगर मैं H2 में से H1 माइनस कर दूं मुझे क्या मिल जाएगा? हाइट ऑफ द बॉडी। तो इट इज रो G एरिया इंटू हाइट ऑफ द बॉडी, और एरिया इंटू हाइट ऑफ द बॉडी क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब यहां से देखिए ये जो फोर्स है आपका, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? अपवर्ड्स होगा ना। क्या होगा? अपवर्ड्स। इसी को हम बोल रहे हैं पाइंट फोर्स। तो ये बेसिकली क्या मिलेगा हमें? रो G इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ओके, अच्छा अब बात करते हैं जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी, अगर मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या फ्लूइड, तो सही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, जितना वॉल्यूम आपकी बॉडी का होगा उतना ही फ्लूइड आपका डिस्प्लेस होगा। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अगर मैं इसे लिख दूं VB, तो VB इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो यहां से आपके पास में द वैल्यू ऑफ बाइंड फोर्स आ जाएगा, इट विल बी रो G इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड,
वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो देखिए ये भी फ्लूइड है, दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दिस इज ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बोलूं Fp इक्वल टू गामा ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम क्या मिलता है, वेट। तो Fb इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड displaced by the body, displaced by the body। ओके, तो यहां से हमारे पास में हमें ये इन्फ्रेंस मिल गया कि हमारा जो बाइंड फोर्स है वो कितना होगा। इट इज रो जी टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ओके, अच्छा, इसके बाद हम करते हैं, वे हमने निकाल लिया बाइंड फोर्स कितना है, बाइंड फोर्स कितना है। तो बाइंड फोर्स को इक्वेट अगर हम करें, बात करें, बाइंड फोर्स अपथ्रस्ट में होगा, बाइंड फोर्स अपथ्रस्ट में होगा, और ये जो बाइंड फोर्स है किसके इक्वल है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो बेसिकली आपका बाइंड फोर्स अपवर्ड एक्ट करता है, वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं बॉडी पर। तो हम करते हैं फोर्स एनालिसिस ऑन बॉडी। तो अब हम बात करेंगे फोर्स एनालिसिस की। तो फोर्स एनालिसिस में फर्स्ट पार्ट हमारा है बॉडी फुली सबमर्ज्ड, कि आपको पूरी बॉडी जो है वो फ्री सरफेस के नीचे सबमर्ज्ड है। तो आपको पता है कि जो बाइंड फोर्स होता है, इट एक्ट्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट होता क्या है, मास ऑफ द बॉडी इनटू जी, मास ऑफ द बॉडी टू जी। और अगर हम बात करें कि भाई फोर्स एनालिसिस की, तो हमें यहां से पता रहेगा कि इसके की अगर हम बात करें, Fb इज इक्वल टू W, Fb इज इक्वल टू W। तो Fb होता क्या है, Fb बेसिकली अभी हमने देखा, इट इज रो जी इंटू वॉल्यूम of fluid displaced by the body, volume of the fluid displaced by the body। ये तो हो गया हमारा Fb। अब हम बात करें वेट की, बात करें वेट की, तो ये क्या है, मास। तो मास को अगर हम लिखना चाहें, वॉल्यूम सॉरी मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दिस इज Mb इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय G, मल्टीप्लाइड बाय जी। अब यहां से देखिए, क्योंकि आपकी बॉडी कंप्लीटली पानी के अंदर है या फ्लूइड के अंदर है, तो जितना आपका बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करने वाला है। सो हियर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो Fb इक्वल टू W से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा वे रो जी इंटू, अब हम यहां पर जो रो जी की बात कर रहे हैं, रो ये आपका फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। सिंस वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी आर सेम, दे गेट कैंसल्ड आउट, दे गेट कैंसल्ड आउट। इस जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी। अच्छा, तो यहां से आपके पास में डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी विल बी इक्वल टू 1। ये क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी, इस वक्त भी आपकी बॉडी क्या कर रही है, पानी में फ्लोट कर रही है ना। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 की, भाई आपकी बॉडी जो है वो पार्शियली सबमर्ज्ड है, बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड, बॉडी इज पार्शियली सबमर्ज्ड। तो ये आपका वाटर का फ्री सरफेस है, आपकी कुछ बॉडी तो पानी के ऊपर होगी या फ्लूइड के ऊपर होगी, कुछ नीचे होगी। ओके, एंड दिस इज
फ्री सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस। अच्छा, here again this is weight of the body which will be equal to mass of the body times gravity acceleration, और यहीं से आपका बाइंड फोर्स भी एक्ट होने वाला है इसी लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू। अच्छा, अब यहां देखें कि भाई इस केस के अंदर आपकी जो बॉडी पानी के अंदर है वो कितनी है, वो सिर्फ इतनी है। जो ये आपका हैश दिया मार्क पोर्शन है ना, शेडेड पोर्शन है, यही आपका पानी के अंदर है, तो इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा। सो हियर वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा है और जितना फ्लूइड आपका डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम कम है, वो ये वाला वॉल्यूम है। अच्छा, तो एफ बी इक्वल टू डब्ल्यू, एफ बी इक्वल टू डब्ल्यू, सेम यही प्रोसीजर लगाते हैं फोर्स एनालिसिस के अंदर। एफ बी क्या होता है, एफ बी है आपका, एफ बी है क्या, बाइंड फोर्स है, कौन एक्सर्ट करता है, आपका फ्लूइड एक्सर्ट करने वाला, तो डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी इनटू जी, इट विल बी इक्वल टू m इनटू जी। m क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा। एंड देखिए VB is greater than V displaced, VB is greater than V displaced, ओके। तो यहां से देखिए डेंसिटी ऑफ V अपॉन डेंसिटी ऑफ रो की बात करें तो डेंसिटी ऑफ V अपॉन डेंसिटी ऑफ रो, तो यहां पर आपकी वैल्यू जो आएगी इट विल बी इक्वल टू V displaced upon V of body, and this value will be, ऊपर वाली वैल्यू VB से कम होगी, जिस कारण से ये आपका वैल्यू आएगा फ्रैक्शन का वो लेस देन बनाएगा, एंड इट विल बी लेस देन 1। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि रो बी अपॉन रो विल बी लेस देन 1, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी विल बी लेस देन 1। अच्छा, यही है आपकी कंडीशन ऑफ रोटेशन, दिस इज अ कंडीशन ऑफ रोटेशन। नोट लिख देते हैं, द कंडीशन for flotation, the condition for flotation is कि आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी लोड करेगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी का वेट ज्यादा हो, अगर वेट ज्यादा है तो वो आसानी से नीचे डूब जाएगी, और जो आपको रिएक्शन मिल रहा है वो कम मिल रहा है। अगर वेट ज्यादा है रिएक्शन कम है तो बॉडी नीचे जाएगी, सिंक करेगी। अगर आपका वेट कम है और रिएक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, आपकी बॉडी ऊपर आ जाएगी और उसमें एक अपथ्रस्ट आएगा। तो ये जो आपका वेट ज्यादा है क्यों हो रहा है, वेट किस कारण से आता है, बॉडी की यूनिट वेट से। यूनिट वेट किस कारण से आता है, डेंसिटी। तो अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लूइड तो आपकी बॉडी पानी में सिंक कर जाएगी। जबकि अगर इसका वाइस वर्सा हो जाए कि आपकी बॉडी की डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो जाए, तो बॉडी की डेंसिटी की कम है वो कभी भी पानी के अंदर मूव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए फ्लोटिंग कंडीशन क्या हमारी, रिलेटिव डेंसिटी को लेस देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी लोड करती है। तो आई होप आपको फोर्स एनालिसिस समझ आया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहां से कुछ कि भाई जो हमारा स्टेबिलिटी है उसमें टॉपिक आता है स्टेबिलिटी का। वो स्टेबिलिटी है क्या, हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज की। जिस वक्त आपकी बॉडी सबमर्ज्ड है उनकी स्टेबिलिटी की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब जो है बेसिकली वो होता है कि जो हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 and the algebraic sum of all the moments should also be equal to 0, should also be equal to 0। इसको आपकी जो बुक्स होती हैं
आपने अपने कॉलेज टाइम में भी पढ़ा होगा, उनमें जैसा समझाया गया वो काफी अच्छा समझाया हुआ है। उसी तरीके से हम बेसिक फॉर्म भी लेके चलेंगे आपके साथ में। वो क्या है देखिए, एक कंडीशन तो आपकी मैं दिखा रहा हूं आपको ये कि भाई एक यहां पर बॉल है, आपने क्या किया, इस बॉल को ऐसे हिट किया तो ये बॉल पहले इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, धीमे धीमे ऑसिलेट करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा वापस अपनी मेन पोजीशन पर रुक जाएगी, मेन पोजीशन पर रुक जाएगी। तो क्योंकि ये जहां से स्टार्ट हुई थी वहां पर पहुंच जाएगी आफ्टर इट्स ऑसिलेशन, तो इसे हम बोलेंगे स्टेबल। दिस इज स्टेबल कंडीशन। तो ये तो है स्टेबल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है तो यहाँ पर जो आपकी डिस्टर्बिंग फोर्स है ना, आपने डिस्टर्ब किया तो उस डिस्टर्बिंग फोर्स को रोकने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है। तो हियर restoring force is more than disturbing force। तो डिस्टर्ब करने वाली फोर्स ज्यादा आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो जब भी ऐसा होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स से ज्यादा हो तो आपकी बॉडी स्टेबल हो जाएगी। तो यहां अगर हम बात करें कि अभी इस बॉल है आपका, ये जो बॉल है इस बॉल को आपने ऐसे या तो आपने इसको इधर पुश किया इधर पुश किया, तो अगर आप इस बॉडी को पुश करेंगे इस साइड में तो ये क्या अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है वो ऐसा है कि वो इसको बाहर फेंक देगा, क्योंकि कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो इसे हम बोलेंगे अनस्टेबल स्टेट। तो दिस इज अनस्टेबल। तो यहां क्या होता है? नो रिस्टोरिंग फोर्स, नो रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये थी हमारी सेकंड स्टेट। फर्स्ट वन वाज स्टेबल, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है कि आपकी बॉडी है, आपने इसे आगे पुश किया फिर हल्का सा चलिए फिर रुक गई। दैट मीन्स फोर्स जो है आपकी वो आपकी डिस्टर्बिंग फोर्स को रोक भी रही है, लेकिन ये आपकी बॉडी काफी दूर नहीं जा पाएगी। यानी कि वो ऐसा नहीं है अपनी वो रुक नहीं सकती, वो रुक भी रही है, यानी कि वो मेन पोजीशन पर भी नहीं है और अनस्टेबल भी नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। इसे बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन। तो अब इसमें स्टेबिलिटी सबमर्ज्ड बॉडीज में स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो स्टेबिलिटी है सबमर्ज्ड बॉडीज की वो डिपेंड करता है आपका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड आपके बायोट सेंटर के ऊपर, यानी सेंटर ऑफ बायनेंसी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सेंटर ऑफ बायनेंसी है। मैंने बताया आपको कि जो सेंटर ऑफ बायनेंसी है, एक नोट लिखा रखा हूं मैं आपको कि भाई सेंटर ऑफ बायनेंसी ऑलवेज lies on the vertical axis, always lies on the vertical axis in submerged bodies। तो submerged bodies, ध्यान रखना submerged bodies की बात कर रहे हैं हम लोग, इन submerged bodies। अच्छा, और सेंटर ऑफ बायनेंसी हमेशा आपके जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, यानी कि जितना आपका वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लाई करता है। ये मैंने आपको पहले लिखा दिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर केस नंबर वन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है। तो देखिए ये आपकी बॉडी है ओरिजिनल कंडीशन के अंदर, बी आपका जी से ऊपर है। बी क्या है? सेंटर ऑफ बायनेंसी। जी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। अब देखिए आपने इस बॉडी को डिस्टर्बेंस दिया, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। जब आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो बॉडी आपकी इस प्रकार से टिल्ट हो गई। तो आपका जो वेट ऑफ द बॉडी है वो तो एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड बी से कौन पास होता है? बी से पास होता है आपका बायंट फोर्स। अच्छा, आपको बेसिकली मालूम है एफ बी इक्वल टू डब्ल्यू, जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पर
एक फोर्स तो ये है, एक फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ये है। सो टू फोर्सेस सेपरेट बाय डिस्टेंस क्रिएट्स अ कपल। तो इस कारण से यहां पर एक काउंटर एक्टिंग कपल क्रिएट होगा। तो यहां पर एक रिस्टोरिंग मोमेंट क्रिएट होगा। तो रिस्टोरिंग कपल इज रिस्टोरिंग कपल। जब ये रिस्टोरिंग कपल आएगा तो क्या होगा, जिस वक्त आपकी बॉडी इस कंडीशन से ऐसे हुई होगी तो ड्यू टू दिस इफेक्ट ये वापस अपनी इस कंडीशन में आ जाएगी, तो अपनी मीन पोजीशन पर लौट आएगी ना। तो अगर V इज अबव G, V इज अबव G, तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन, इसे हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। ओके, अब बात करते हैं कि भाई सेकंड केस में B इज बिलो G, B इज बिलो G। तो ओरिजिनल बॉडी में बात करें तो ये है हमारा वर्टिकल एक्सिस, इस केस में हमारा G ऊपर हो जाएगा और B नीचे हो जाएगा। तो ये बॉडी ये इसका एक्सिस, ये आपका डिस्टर्बेंस, दिस इज डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बिंग मोमेंट बोल दीजिए इसको, दिस इज डिस्टर्बेंस। ओके, अब आपका G जो है वो है यहां पर और B पॉइंट यहां। तो G से नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा वेट और FB से अप थ्रस्ट एक्ट करेगा FB। तो जो आपका डिस्टर्बिंग मोमेंट है वो इस नेचर का है। अब FB अपवर्ड है, G डाउनवर्ड है, जिस तरह से एक कपल क्रिएट होगा यहाँ पर, ये क्या क्रिएट हुआ है, कपल। और देखिए यहाँ पर ये जो कपल है आपका, ये जो कपल है ये इस डिस्टर्बेंस को काउंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, काउंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाएगी, इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल कंडीशन, दिस इज अनस्टेबल। तो अगर आपका B बिलो G आ जाए तो ये अनस्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, B coincides with G, B coincides with G, B और G एक ही जगह मिलते हैं। तो B और G अगर एक ही पॉइंट पर हो तो आपने बॉडी को दिया डिस्टर्बेंस, तो B और G और ये आपका बॉडी का एक्सिस है, तो वेट डाउनवर्ड, यहां पर बॉडी आप टिल्ट करेंगे, आपका टिल्ट होगी, फर्दर टिल्ट नहीं हो पाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जब B और G कोइंसाइड कर जाए, B और G कोइंसाइड कर जाए, इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, तीनों स्टेट से ना गेट एग्जाम में और ES एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं कि सबमर्ज बॉडी की जो स्टेबिलिटी कंडीशंस है कि B अबव G हो या B बिलो G हो या B इक्वल टू G, तो पता है आपको न्यूट्रल होगा। तो इन कंडीशंस में क्या करें तो देखिए, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग के लिए, जब भी आपके पास में दो ऑप्शंस हो, यानी कि दो वेरिएबल्स हो, जिस तरीके से यहाँ पर है, आपको यहाँ पर दो केस याद करने हैं, तो आप दोनों याद करते हैं कंफ्यूज जाते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप एक याद कर लें कि B अबव G इज स्टेबल, तो B बिलो G क्या होगा, अनस्टेबल, इक्वल टू G में न्यूट्रल होगा। या फिर एक ट्रिक और है, एक ट्रिक क्या है, ये ट्रिक जो है एक लेमन ट्रिक है जो कि मैंने बेसिकली ऐसी बनाई हुई है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक को मैं यहां लिख देता हूं, ट्रिक ट्रिक आपके क्या आपको याद करना है स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। देखिए, सबसे पहले किसमें क्या लिखा था हमने, B इज अबव G, दूसरे में लिखा हमने G इज अबव B। अच्छा, अगर हम बात करें ABCD की, ABCD जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, इसमें पहले B आता है, G आता है, पहले B आता है। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे A से, तो पहले A बोलेंगे या पहले B बोलेंगे, G बोलेंगे, पहले आप B बोलेंगे। अगर आप B पहले बोलेंगे और G बाद में बोलने वाले हैं,
इन देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो आप स्टेबल है, यानी कि आपकी एबीसीडी जो बोल रहा है वो स्टेबल है। तो यहां पर बी पहले आता है और जी बाद में आता है, तो बी कम्स बिफोर जी इन अल्फाबेट्स, hence stable, hence stable। तो G से पहले B आ गया। अब हम बात करें इसकी, यहां पर G never comes, G never comes before B, never comes before, ये ट्रिक है, ऐसा कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है बिफोर B। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनस्टेबल, इसका मतलब हुआ अनस्टेबल। तो यहां पर हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बायोन्सी क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बाद हमने देखा कि बायेंड फोर्स का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हमें पता लगा कि जो बायेंड फोर्स है बायेंड फोर्स है वो हम कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ द बॉडी के साथ में हम कैसे फोर्स एनालिसिस करते हैं, और सेम कुछ न्यूमेरिकल्स फिल कर सकते हैं। ये थी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, जिसमें हमारी तीन कंडीशन होंगी कि अगर बी अबव जी है तो भाई बी अबव जी में क्या होगा? स्टेबल कंडीशन होगी, बी बिलो जी हो जाएगा तो अनस्टेबल कंडीशन होगी, और बी इक्वल टू जी हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपके पास में न्यूट्रल स्टेट आपको मिलेगी। आई होप आपको क्लियर है, टॉपिक पर डिपेंडेंट है। ये आपका क्वेश्चन ईएसी में आया हुआ है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ईएसी और गेट में सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है। क्या बोला इसने कि मेटल क्यूब है आपका एक पर्टिकुलर साइज का, उसे आपने पानी में सबमर्ज किया हुआ है एक रिजर्वॉयर के अंदर। अब उसमें क्या है, आपके उस रिजर्वॉयर के अंदर नीचे तो मरकरी है और ऊपर वाटर है, और बॉडी कुछ इस प्रकार से पानी में इस लिक्विड में फ्लूइड्स में सबमर्ज्ड है। तो उन्होंने पूछा है कि आपका जो इंटरफेस है इससे ऊपर कितना वॉल्यूम है। तो ये आपको मान लेते हैं सेकंड पोर्शन है, ये आपका फर्स्ट पोर्शन है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें एक चीज मालूम है, अगर मैं इस बॉडी को बाहर निकालूं, फर्स्ट पोर्शन इज फॉर मर्करी, सेकंड पोर्शन फॉर वाटर, तो आपको दिखाई देगा कि वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इंडिविजुअल फ्रॉम फर्स्ट पोर्शन एक आएगा बायेंड फोर्स, इंडिविजुअल फ्रॉम सेकंड पोर्शन आएगा आपका बायेंड फोर्स। तो FB1 प्लस FB2, क्योंकि दोनों ही अपथ्रस्ट हैं तो दे आर एडेड विद ईच अदर। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता लग जाएगी। एंड एक चीज और देखिए, यहां से जो वॉल्यूम है V1 की और V2 की, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन, दोनों को अगर मिला दो तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी मिल जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2। एक तो हमें ये पता है, एंड FB1 प्लस FB2 is equal to weight of the body, is equal to weight of the body। अच्छा, अब हम बात करें FB1 की। FB1 किस कारण से आ रहा है? FB1 आ रहा है हमारा मरकरी के कारण से। तो क्या होता है ये? रो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो अगर मैं बोलूं मरकरी के लिए रो Hg इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय फर्स्ट पार्ट इज V1 into G। Similarly, I can write FB2 as density of water into V2 into G। अगर हम बात करें वेट की, तो वेट होता है हमारा मास ऑफ बॉडी इंटू जी, मास ऑफ बॉडी इंटू जी। तो मास में लिखते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू जी इंटू जी। इस वॉल्यूम ऑफ बॉडी को मैं भी लिख रहा हूं यहां पर, तो इसे हम भी लिख देते हैं। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे वैल्यूज को, तो हमें मिलेगा रो Hg इंटू जी इंटू V1 प्लस रो Wg इंटू V2 इंटू रो ऑफ बॉडी इंटू
वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। तो दोनों साइड से जी तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एंड आपको पता है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए अगर मैं v1 को लिख दूं v माइनस v2, v1 इक्वल टू v माइनस v2, आप इन टर्म्स ऑफ v2 निकाल सकते हैं कि v2 इक्वल टू v माइनस v1, कोई बात नहीं, ऐसा तब भी आ जाएगा आपका। तो रो एच जी इंटू v माइनस v2 प्लस रो w इंटू v2 रो b इंटू v इंटू v। अगर मैं इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूं बाय डेंसिटी ऑफ वाटर से, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या मिलेगा आपको? 13.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। सॉल्व करता हूं मैं इसको। 13.6 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय v माइनस v2, रो w अपॉन रो w कैंसिल हो जाएगा, प्लस v2 रो b अपॉन रो w, बॉडी अपॉन सॉलिड्स अपॉन वाटर क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 8.6। इट विल बी इक्वल टू 8.6 टाइम्स टोटल वॉल्यूम। यहां से हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 से 10 रेज़ टू पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 13.6 v माइनस 13.6 v2 प्लस v2 will be equal to 8.6 v, 8.6 v। तो अगर मैं इसे उधर ले जाऊं तो 13.6 v माइनस 8.6 v will be equal to इधर ले आएंगे तो ये बच जाएगा 12.6 v2। यहां से हमारे पास 13.6 माइनस 8.6 is 5, तो 5 टाइम्स ऑफ v will be equal to 12.6 टाइम्स ऑफ v2। तो अगर मैं बात करूं कि भाई v2 अपॉन v कितना आएगा? 5 अपॉन 12.6। v2 की लिखा मैंने, कितना पोर्शन इससे ऊपर है, कितना पोर्शन वॉल्यूम निकालना है ना, अबव, तो अबव क्या है? सेकंड पोर्शन, तो v2 क्या है? अपॉन v, तो ये आपको मिल जाएगा आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम हाउ मच वॉल्यूम इज? वॉल्यूम 2, तो 5 अपॉन 12.6, तो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 39.16%। इस आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपको मिल जाएगा आंसर परसेंटेज में, आपको मिल जाएगा परसेंटेज में 39.16%। So this is the portion which is above the interface। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको सिंपल ये देखना है कि बाइंग फोर्स कहां से आ रहा है। बाइंग फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? इट इज सिंपली क्या होता है? रो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, दैट्स ऑल। और इक्वेट कर दीजिए वेट के इक्वल, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है उस फॉर्म में आपको कोशिश करना है आंसर क्वेश्चन की। अगर आप यहाँ पर इंस्टेड ऑफ v1 v2 भी निकालते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता? 100 माइनस 39.16, जो कि आता है आपको 60.64 अप्रोक्सीमेटली। तो वो होता है जो कि इंटरफेस के नीचे है, तो 100 में से आप माइनस कर देंगे तो आपको ऊपर मिल जाता। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन और ये था आपका आज का टॉपिक बायोएमसी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, और जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करते तब तक हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, इसलिए हम क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। सो आज जो हमने टॉपिक किया है आई होप आपको समझ में आया। डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले वो हमारा फ्लोटेशन होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर अब हम नहीं कहेंगे आपसे कि उसमें प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस के लिए आपका डेटा है आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है, क्वेश्चंस लगातार करते रहिए। धीमे धीमे हम लोग क्वेश्चंस करते उन्हें प्रैक्टिस में लेकर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके।
Stay happy, stay at home, keep smiling. Bye.